जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि लैब 3 है हमारी। तो देख लेते हैं क्या ये भी मैंने जैसे कि बताया था कि शुरू की 3 लैब्स जो हैं हमारी सॉर्ट ऑफ सी लैंग्वेज के रिकैप पर ही होंगी। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं एडीएस के कोर्स को आगे परस्यू करने के लिए। तो ये लास्ट हमारी कह सकते हैं कि रिकैप लैब है जिसमें हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे। और कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझने की बात है और थोड़ा बहुत माइनर सा सिंटेक्स डिटेल है, तो बात होपफुली समझ में आ जाएगी। तो कुछ सिंटेक्स है, बस आपने वो मेमोराइज़ करना है और कॉन्सेप्ट समझने के क्यों हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। मार्च डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है, ठीक है। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम डायनेमिक अगर इसे कह रहे हैं तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन भी होगी। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है तो वो क्या है? तो अगर आपको स्टैटिक समझ में आ जाएगी बात तो फिर आप डायनेमिक उससे काउंटर करते हुए समझ जाएंगे। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और या उसे कहा जाता है कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। अब कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन से क्या मुराद है? कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन से मुराद ये है कि से मैं टूल ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि कंपाइल टाइम किसे कह रहे हैं। तो ये अगर मेरा टूल है तो इसमें से कोई भी मैं फाइल डाल लेता हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो बटन है ये जब इसे हम कहते हैं हम कि कंपाइलेशन हो रही है, ठीक है। ये यहाँ एग्जीक्यूट में से भी देख सकते हैं कंपाइल, ठीक है। जब मैं ये कंपाइल का बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो जो भी मेरा कोड होता है आपको पता है कंपाइल होता है, उसमें एरर्स वगैरह जो होते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो इस कंपाइल की बटन हिट करने से पहले तक जो भी मेमोरी मेरी एलोकेट होती है वो कहलाती है कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। यानी जितने भी हम अभी तक हम वेरिएबल करते हैं, ये पिछली लैब में जो हमने किया या उससे पिछली लैब में जो हमने किया, तो वो सब जो था उसमें हम से इंटीजर का वेरिएबल क्रिएट किया। या मैं एक दो एग्जांपल आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, कि किससे हम कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। सिंपल ले लेते हैं एक एग्जांपल और बात होपफुली क्लियर हो जाएगी। तो इसमें मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू 5, ठीक है। और मैंने ये जो लिखी है लाइन, इसे अब मैंने, ठीक है, मैं इसको टेम्पररी है, सेव कर देते हैं। अच्छा, सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसे कंपाइल करता हूँ, ठीक है, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। कुछ भी नहीं लिखा मैंने, कुछ नहीं करा, कुछ प्रिंट नहीं करा, लेकिन यहाँ पे कुछ मेमोरी एलोकेट कराई है। एक एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, उसको कोई ना कोई वैल्यू भी दे दी है मैंने। और इंटीजर टाइप का, तो जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इंटीजर का साइज़ अगर 32 बिट है तो 4 बाइट होता है, और 64 होगा तो 8 बाइट पे भी चला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इसको लेते हैं कि इसने जो है एक मेमोरी एलोकेट करवा ली है, वो है 4 बाइट, ठीक है। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट होता है आपके पास एरे का, और एरे में अगर मैं, चलो यहाँ नहीं लिखता, एक चीज़ ऑप्शनल होती है, और मैंने यहाँ पे एरे के अंदर 5 एलिमेंट क्रिएट कर दिए, ठीक है। सेव करके मैं इसे रिकम्पाइल करके देख लेता हूँ। मैंने अगेन रिकम्पाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुल हो गया, तो यहाँ पे इसने भी कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट की है। तो ये मेमोरी कितनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंटीजर टाइप का एरे है, तो इट मीन्स हर एलिमेंट 4 बाइट्स लेगा। और टोटल कितने एलिमेंट हैं, 5 है। मैं चाहूँ यहाँ पे 5 लिख भी सकता हूँ, ऑप्शनल है। अगर मैंने आगे 5 एलिमेंट्स दे दिए तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि वो समझ जाता है कि 5 ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कितने हो जाएंगे, ये है मेरे पास 5 एलिमेंट हैं और ईच है मेरे पास 4 बाइट का, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू, इसने कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करा ली, 20 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई। लेकिन ये सब मेमोरी जो है कंपाइल का बटन हिट करने से पहले ही ऑक्यूपाई हो, यानी जैसे मैं कंपाइल करूँगा तो उस वक्त एलोकेट हो जाएगी। और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को से रन कर देता हूँ, खैर कुछ भी नहीं आएगा आउटपुट पे, लेकिन अब ये प्रोग्राम रन हो गया है, और अगर रन होने के बाद मैं किसी भी वजह से ये मेमोरी चेंज करना चाहता हूँ या रन टाइम पे मेरी मेमोरी चेंज हो गई। अब ये रन टाइम पे मेमोरी कब चेंज हो सकती है, रन टाइम पे मेमोरी ऐसे चेंज हो सकती है, अभी मैं एक सिनेरियो डिस्कस करूँगा। लेकिन फिलहाल ये बात समझा रहा हूँ कि ये जो मैंने सामने आपकी स्क्रीन पे लिखा है, ये सब क्या है, कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन है,
ठीक है, ये सब क्या है, कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। अच्छा, तो कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन जो है आपकी मेमोरी है, इसमें क्या होता है कि इसमें एलोकेट हो जाती है वेरिएबल को बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम कह लें या वही बात है कि जब तक आप कंपाइल का बटन हिट करते हैं उससे पहले पहले होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम जब आप लिख रहे होते हैं तब भी आप डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे पास कौन कौन सा डेटा है, कि इतना कितना उनका साइज है, सब इस तरह की बात। अब इसके बारे में एक और बात बताई जा रही है, ये मेमोरी जो है फिक्स हो जाती है। ठीक है, यानी आपको पहले से पता होना ज़रूरी है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एरे है तो कितने एलिमेंट चाहिए, और आपने इसको फिक्स कर देते हैं कंपाइल करने से पहले। और ज़ाहिर सी बात है कंपाइल करने से पहले फिक्स कर दिया है तो उसके बाद आप जब कंपाइल कर लेंगे तो जब ये आप, मैंने जैसे यहाँ पे कहा कि मेरे 5 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड थे, अब जब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार मुझे तो 6 एलिमेंट चाहिए या 7 चाहिए, या हो सकता है कम करने हो 3 चाहिए, तो मैं क्या करूँ? तो मैं उसे ऑटोमेटिकली रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकता, मुझे मैनुअली कोड के अंदर आना पड़ेगा, अपने एरे को एडिट करना पड़ेगा, दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा और फिर जाके उसका साइज चेंज होगा। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। कैसे, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपके सामने एक ब्रॉड पिक्चर रखता हूँ, एक आसान सा सिनेरियो लेता हूँ जिससे होपफुली आपको ये बात समझ में आ जाएगी। से एक मैं आपका कहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है, जिसका काम क्या है कि वो सिंपली क्या करेगी कि क्लास स्ट्रेंथ जितनी भी है, ठीक है, क्लास स्ट्रेंथ कह लें या क्लास स्ट्रेंथ की एवरेज कह लें, ठीक है, और थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ कि किसी भी नंबर की एवरेज निकालनी है। ठीक है, अगर नंबर 5 होंगे तो आपको पता है वो चीज़ डिवाइड बाय 5 हो जाएगी, नंबर 6 होंगे तो डिवाइड बाय 6 हो जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, इस पे तो बाद में आते हैं, पहले बात कर लेता हूँ कि से अगर बात कर लेते हैं कीट की बात कर लें। ठीक है, कीट में क्लास स्ट्रेंथ के लिए कोई भी प्रोग्राम बनाना हो, से वो एवरेज का है, CGPA की एवरेज का है, या कुछ भी कैलकुलेट करना हो सकता है, डजेंट मैटर। लेकिन बात यह है इसमें जो नोट करने वाली बात यह है कि हो सकता है कि मैं आपके आईडी की बात करूं तो उसके लिए प्रोग्राम में जो मैं एरे बनाऊंगा, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वो बना रहा हूँ 17, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी क्लास में 17 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वो प्रोग्राम मेरी क्लास पे काम करता है। अब क्या हुआ कि वही काम मुझे दूसरी क्लास के लिए करना और उसकी स्ट्रेंथ है 30, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मेरा वो प्रोग्राम जो मैंने अपनी 17 वाली क्लास के लिए बनाया है, कंपाइल उसको 17 साइज पे करा है, यानी उसमें मैंने यहाँ पे रख दिया है से, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, से मैंने उसके लिए यहाँ पर लिख दिया है 17। ठीक है, इसको अभी एम्प्टी छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी मैं इसको डेटा नहीं देना चाह रहा, लेकिन 17 लिख देने से ये मुझे पता लग गया कि इसका साइज जो है 17 स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, मैंने प्रोग्राम बनाया और ये अब मेरी क्लास पे परफेक्टली काम करता है, लेकिन मैं, मुझसे किसी ने कहा यार ये काम जो है मुझे भी करना है आईडी के लिए, तो मुझसे सॉफ्टवेयर शेयर कर। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैंने उसे प्रोवाइड किया, लेकिन ये उसके लिए इफेक्टिव नहीं था। उसकी क्लास स्ट्रेंथ 17 नहीं थी, बल्कि उसकी क्लास स्ट्रेंथ हो सकता है 30 हो। तो उसने 17 तक डेटा एंटर किया और उसके बाद उसने डेटा मांगना बंद कर दिया, यानी अगर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ तो 17 तक इनपुट लेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में मेरा प्रोग्राम यूनिवर्सल या जनरल नहीं है कि एवरेज तो एवरेज है, एवरेज का फंक्शन तो मैं किसी पे भी अप्लाई करूँ वो ऐसा होना चाहिए ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सॉफ्टवेयर, आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है और आप, जब आप MS वर्ड यूज़ करते हैं और उस पर अपनी रिज्यूमे बनाते हैं, तो रिज्यूमे आपके लिए बनाने के लिए अलग इंस्टेंस चाहिए, और दूसरा बंदा कर रहा है तो उसको MS ऑफिस की दूसरी इंस्टेंस चाहिए होगी अपने रिज्यूमे बनाने के लिए, क्योंकि उसके रिज्यूमे में डेटा डिफरेंट होगा। या हो सकता है वो रिज्यूमे नहीं बना रहा, वो अपना असाइनमेंट बना रहा है, तो उसके लिए उसने दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करेगा हर मर्तबा हर रिक्वायरमेंट चेंजेस के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। डेटा चेंज होने से आपके सॉफ्टवेयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सॉफ्टवेयर को रिकम्पाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो तो बहुत मसला हो सकता है, क्योंकि हमेशा सॉफ्टवेयर बनाने वाला बंदा यानी डेवलपर और सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला यूज़र या कंज्यूमर वो सेम नहीं होते। अभी तो हम टेस्ट इन्वायरमेंट में ना, डेवलपमेंट में हम ही बना रहे हैं, हम ही टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें शायद अंदाज़ा हो, लेकिन इसको ऐसे सोचें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमें कोई काम करना और हर मर्तबा हम कहें यार हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, हमारा डेटा की लेंथ बढ़ गई है, हमारे पेज 10 से 15 हो गए, और दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों को भेजें, दोबारा से अपने कोड में जाके मैक्सिमम पेज लिमिट जो है 10 से 15 करें और फिर रिकम्पाइल करके आपको नई वर्जन दें।
तो ये प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में क्या है कि मेमोरी जो आपकी है कंपाइल टाइम पे, यानी जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, आप कभी डिसाइड कर लेते हैं लेकिन कभी डिसाइड नहीं कर पाते। जैसे मैंने अभी एक बड़े सिंपल सा आपको प्रोग्राम बनाया, चलें वो प्रोग्राम हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ प्रोग्राम लिख लेता हूँ, सिंपल रख लेते हैं। मैंने ये किया 5, ठीक है, इसको हटा देते हैं और एरे 5 कर लिया। अच्छा, मैं डेटा जो है यूज़र से भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल टाइम बचाने के लिए जो है ना डेटा यूज़र से नहीं ले रहा, यहीं ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और मुझे करना था एवरेज, ठीक है। अब एरे का फ़ायदा क्या होता है, एरे के साथ मैं जो है लूप यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लूप ले लेता हूँ, फॉर लूप, और फॉर लूप में कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ, आई इक्वल्स टू 0। ये याद है सबको कि एरे स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा 0 होती है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। और लेस देन, मेरे पास यहाँ पे क्या है 5 है, तो मैंने कह देता हूँ आई लेस देन 5, और आई को मैं सिंपली कर रहा हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है। और इसमें मुझे करना क्या है, एक और टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए मुझे, इसमें मैं सम लेकर आऊँगा, या सम भी ला सकता हूँ, या डायरेक्ट एवरेज करना चाह रहा हूँ तो फ्लोटिंग कर लेता हूँ, एवरेज मेरी फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और इस फॉर लूप में मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ कि जब भी लूप चले तो पहले तो मुझे एक और वेरिएबल जो मैंने जैसे कहा टेम्परेरी मुझे सम चाहिए, तो सम के लिए मुझे एक सम ले आता हूँ, ठीक है। सब इंटीजर है तो मुझे पता है सम भी इंटीजर आएगा, तो मैंने लिख लिया कि सम, अच्छा सम जब मैं कर रहा हूँ तो इनिशियल वैल्यू मैं इसकी 0 सेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें ऐसे लिखने वाला हूँ सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे की कौन सी वैल्यू, आई वैल्यू। एरे की आई वैल्यू का मतलब ये है कि जब आई की वैल्यू 0 होगी तो एरे के इंडेक्स नंबर पहला एलिमेंट यूज होगा, यानी एरे की वैल्यू 0 होगी तो 1 यूज होगा, एरे की वैल्यू 1 होगी तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन, सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा कि जब ये लूप एंड होगी तो एरे के सारे एलिमेंट यानी 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके बाद सम जब आ जाएगा तो मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है कि एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय कितने एलिमेंट मेरे पास 5। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं सम इंटीजर और डिवाइड भी 5 से करूँगा तो मेरा रिजल्ट जो जनरेट होगा वो भी इंटीजर हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे इसको फोर्स करना पड़ेगा 5.0 देके कि एक भी फ्लोटिंग नंबर मैं इसको असाइन कर दूंगा तो ये रिजल्ट मेरा फ्लोटिंग में जनरेट करेगा, यानी 15 डिवाइड, वैसे तो रिजल्ट मेरा 3 आएगा लेकिन पॉसिबिलिटी थी कि नंबर कुछ और हो जाते, तो इस सूरत में मेरा डेसिमल में आ सकता था। एंड देन मैं इसे कर देता हूँ जस्ट प्रिंट एफ, ठीक है, एवरेजेस is एवरेज परसेंट एफ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया एवीजी। ये तरीका होता है प्रिंट एफ का। मैं यहाँ पे फॉर्मेट प्लेस होल्डर रखता हूँ, और फ्लोटिंग था एवरेज डेटा टाइप तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न 0 आएगा क्योंकि मैंने मेन फंक्शन में इंटीजर रखा। कंपाइल किया, ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुल, रन, तो एवरेज इज 3.0 आ गई, ठीक है। सो फार सो गुड, मुझे पता था मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं या 5 नंबर है, 5 का डेटा को मैंने एवरेज कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास कोड नहीं है, ठीक है, मेरे पास कोड नहीं है, बल्कि मेरे पास क्या है, मैं इसको एक और काम कर देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे रन कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मुझे चाहिए होगी, गेट सी एच, और गेट सी एच क्यों लगाया अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को एडिटर के बाहर से एग्जीक्यूट करूँगा, और गेट सी एच के लिए मुझे ये चाहिए होता है कौन आयो, कंसोल आयो डॉट एच, ठीक है। और ये मैंने कर लिया F11, ठीक है, री एग्जीक्यूट कर लिया। और अब मैं इस प्रोग्राम को मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो मैं जाता हूँ और डेस्कटॉप पे ये रहा टाइम, मैंने डायरेक्ट इसे रन किया तो इसका रिजल्ट हमेशा मुझे 3 ही मिल रहा है। क्यों 3 ही मिल रहा है, क्योंकि इसका इनपुट डेटा तो फिक्स है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और डायनेमिक बना देता हूँ ताकि और अच्छा समझ सकें। इसको मैं स्टैटिक के बजाय कर देता हूँ डायनेमिक। डायनेमिक कैसे किया जा सकता है कि मैं यूज़र से ही डेटा इनपुट ले लेता हूँ। कैसे ले सकता हूँ, मैं इसी फॉर लूप को यूज़ कर लेता हूँ और
यूज़र से इनपुट लेने का तरीका क्या है कि मुझे लिखना है scanf, और सिंगल स्टेटमेंट है तो विदाउट ब्रैकेट्स भी लिख सकता हूँ, नीचे भी लिख सकता था scanf। ठीक है, scanf का सिंटेक्स बड़ा सिंपल सा है, %d सिर्फ प्लेस होल्डर आता है और जिसमें मैं इनपुट लेना चाह रहा हूँ वो नाम आता है, एरे की आई लिखूँगा। ठीक है, लेकिन जब मैं स्कैन कर रहा होता हूँ तो एक चीज़ का इजाफा क्या होता है कि मुझे यहाँ पे लगाना पड़ता है एड्रेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ। अच्छा, ब्लैंक स्क्रीन है, मुझे तो कोई मैसेज नहीं मिल रहा, लेकिन तो और इसे थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं। तो ये करने से पहले मैं एक यूज़र को मैसेज दे देता हूँ कि 2 स्टेटमेंट ले आते हैं अब इसके अंदर, क्योंकि मुझे एक यूज़र को मैसेज भी देना है। यूज़र को सिंपल मैसेज क्या दे देता हूँ, printf। ठीक है, और उसके कह देता हूँ एंटर एलिमेंट %d कर देता हूँ। ठीक है, और आगे लगा देता हूँ और %d पे सिंपली मैं आई प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, ये किया। अच्छा, क्या मसला किया है यहाँ पे, मैंने कॉमा मिस कर दिया है, सिंटेक्स एरर। ठीक है, अब ये कह रहा है एंटर एलिमेंट 0। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने पहला एलिमेंट उसने पूछा क्या करना है, मैंने कहा 2, दूसरा एलिमेंट 4, तीसरा एलिमेंट 7, चौथा एलिमेंट 8 और पांचवा एलिमेंट 6। तो इसमें क्या आ रही है एवरेज, 2 + 4 6 और 7 हो गए आपके पास 13 और 8 हो गए 21 और 21 और 6 हो गए 27। तो 27 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5.40 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर प्रॉब्लम अच्छा क्या है कि ये बार बार ये जो 0 से काउंटिंग स्टार्ट हुई है, पहले मैं इसे सही कर लेता हूँ। तो इसे सही करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे मैं आई के साथ +1 लगा देगा। ठीक, तो अब रन कर लेते हैं इसे। ठीक है, बेटर 1 + 2 + 3 + 4 + 7 कर लेते हैं, 3.4 इसका आंसर आ गया। बेटर, सही। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो ये एग्जाम्पल देख रहे थे, होपफुली ये एग्जाम्पल सबको बात समझ में आ गई होगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम, मुझे तो ये मिला है। ठीक है, मेरे पास कोड नहीं है, मेरे पास तो हमेशा क्या होगा ये चीज़, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज से बेहतर बना देता हूँ। मेरे पास होगी जी ये चीज़, मेरे पास हमेशा आएगी, क्योंकि मैं तो सॉफ्टवेयर यूज़र हूँ ना, मेरे पास डिटेल थोड़ी होंगी, मेरे पास तो ये स्क्रीन है। तो इसने कहा एंटर एलिमेंट नंबर 1, मैंने कहा ठीक है, कोई भी नंबर मैं कोई से भी डाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने यूज़र से कह दिया। ठीक है, और मुझे हर मर्तबा एवरेज मिल जाता है, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन क्या है कि मैं 5 एलिमेंट एंटर कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा एंटर नहीं कर सकता। मेरी ही अपनी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। मेरी क्लास में एक नया बच्चा एनरोल हो गया और से सबके ना मैं एवरेज निकाल रहा हूँ मार्क्स ही। तो मेरे पास एक और बच्चा एनरोल हो गया, मैं क्या करूँ, ये प्रोग्राम तो मेरे लिए बेकार है, मेरे पास कोई और तरीका नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा अपने कोड में, और कोड में जाके फिर मैं यहाँ से चेंज करूँगा। भाई यहाँ पे भी मैंने कहा 6 कर देता हूँ, फिर यहाँ पे भी गया मैंने कहा 6 कर देता हूँ, फिर यहाँ पर भी गया और मैंने कर दिया 6, और फिर हर जगह जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे करना पड़ रहा है 5 की जगह 6। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हर मर्तबा मैं जब 6 कर दूंगा और फिर इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो अब एंटर एलिमेंट 1 कह रहा है, ठीक है 2 3 4 7 8 1। अब देखिए इसने 6 के लिए पूछा, मैंने थोड़ा सा लाइन स्पेस भी डाल दिया ताकि रिजल्ट आपको क्लियर दिखाई दे। तो अब रिजल्ट मेरा सही आ रहा है, 6 एलिमेंट के लिए हो गया। लेकिन क्या ये चीज़ पॉसिबल या प्रैक्टिकल है कि हर मर्तबा कोड मेरे पास और मैं ही उसे यूज़, मैं तो सॉफ्टवेयर हो सकता है ख़रीदा हो या किसी और से बोरो किया हो। तो ये प्रोग्राम जो है मेरा, इसमें एक मसला क्या है कि ये प्रोग्राम एक्सटेंसिबल नहीं है, स्केलेबल नहीं है। स्केलेबल से मुराद ये है कि इसका डेटा अगर वेरी कर जाए तो ये प्रोग्राम फेल हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ 6 डेटा एलिमेंट या 6 स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है,
उसके अलावा अगर स्टूडेंट की तादाद कम कर दूंगा तब भी बेकार हो जाएगा, ज़्यादा कर दूंगा तब भी बेकार होगा। यानी ये फिक्स लेंथ, फिक्स मेमोरी है, फिक्स डेटा के लिए बना हुआ। तो ये जो फिक्स डेटा क्यों है, क्योंकि सारा का सारा डेटा जो मैंने रिजर्व करवाया था, ये सब मैंने कंपाइलेशन से पहले ही करा लिया था। यानी कंपाइल होने से पहले मैंने रख लिया था कि 6 एलिमेंट हैं और ये सब जो है ना मैं ऐसे करने वाला हूँ। तो अब इससे बेहतर सोल्यूशन क्या है? इससे बेहतर सोल्यूशन ये है कि मैं अपने इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर लेता हूँ। इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कैसे कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ कि क्यों ना मैं ये जो 6 है इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूँ। हर मरतबा मुझे 6 लिखना पड़ रहा है ना, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, शुरू में int n दे दिया, ठीक है। और n की वैल्यू मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ तो हर जगह पे से मुझे n लिखना पड़ेगा, 6 नहीं लिखना पड़ेगा। ऐसे ही मतलब इट्स गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के मैं किसी कांस्टेंट या वेरिएबल में नंबर सेव कर लूँ जो बार बार रिपीट करना है। अच्छा, लेकिन अब अगर मैंने इधर n लिख दिया ना, तो इधर मैं n.0 नहीं लिख सकता। अगर मैं इधर n लिख दिया तो मैं इधर n.0 नहीं लिख सकता। तो फिर एक और तरीका होता है, मैं उसको बाद में बताता हूँ, पहले इसको रन करके देखते हैं क्या वैसे ही काम कर रहा है। अच्छा, मैंने किया 2 3 4। अच्छा, जूम की मीटिंग का भी टाइम ऑलमोस्ट अप होने वाला है, तो इसको मैं कंक्लूड करता हूँ जल्दी से, फिर हम अगले टॉपिक पे ब्रेक के बाद। 6 हो गया, 8 हो गया और ये 1। तो एवरेज इसने मुझे दे दी 4.0, लेकिन करके देखें सम क्या इसका रिजल्ट 4.0 ही आता है। 2 + 3 5 5 4 9 9 6 15 15 और 16 और 24, इसका तो रिजल्ट सही है, 4 ही आता है। लेकिन मैं थोड़ा डेटा ऐसा देता हूँ इसमें कि जिसमें मुझे पता लग सके कि रिजल्ट क्या रहा है। 1 2 3 4 5 15 हो गए, और 15 में अगर मैं 5 ही करूँगा तो 20 20 डिवाइड बाई 6 का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 20 डिवाइड बाई 6 का रिजल्ट 3 नहीं आता, बल्कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 3 पॉइंट क्या आएगा, 3 पॉइंट आ जाएगा तकरीबन छठा हिस्सा, तो 3 का 125 करके समथिंग आएगा। तो ये रिजल्ट सही नहीं आ रहा। क्यों सही नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक मसला है मेरे कोड में कि मैं n जो कि इंटीजर है, इंटीजर सम जो कि इंटीजर डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट मेरे पास इंटीजर जनरेट हो जाता है, और फ्लोटिंग होने की वजह से वो 0 खुद ही लगा देता है एवरेज। तो इसका तरीका क्या है कि मैं इसको टाइप कास्ट कर दूँ और यहाँ पे इसे फोर्स करूँ कि ये रिजल्ट जनरेट करे फ्लोट में, ठीक है। अब मैंने इधर फ्लोट लिख दिया है, तो होपफुली इसी चीज़ का रिजल्ट जब मैं कैलकुलेट करूँगा, रिकैलकुलेट करता हूँ, यही 1 2 3 4 5 15 हो गए और फिर 5। तो अब इसका रिजल्ट देखें, अच्छा 3.33 आएगा, सही है, ठीक है। 2 बच रहा था ना 18 पे, तो 33 आएगा। तो 3.33 ये रिजल्ट तो ठीक हो गया, काम भी ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है मसला? वैसे तो एरर नीचे एक आ रहा है, लेकिन अभी मैं उसको हाईलाइट नहीं करता, लेकिन चलें बता देता हूँ। एक वार्निंग दे रहा है मुझे, कह रहा है वार्निंग कह रहा है कि ISO C++ स्टैंडर्ड्स फॉरबिड वेरिएबल लेंथ एरे। कह रहा है आप ये जो एरे है ना, ये वाली लाइन पे एरर दे रहा है, ये एरे के अंदर जो आपने लिखा है वेरिएबल लिख दिया है, और ये अलाउ नहीं है। C++ लैंग्वेज या C लैंग्वेज इसे अलाउ नहीं करती, ये सही नहीं है। डेव सी ने अलाउ चला दिया, डेव सी सॉफ्टवेयर जो है इतना रोबस्ट नहीं है क्योंकि फ्री है, लेकिन उसने वार्निंग ज़रूर दे दी कि अलाउ नहीं है। हो सकता है कहीं आगे चल के आप ये सॉफ्टवेयर किसी और जगह रन करें, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो ये मसला करे। तो ये जो हमने अभी लाइन लिखी ना, एरे के अंदर n लिख दिया, ये एक हमने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, क्योंकि एरे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ब्रैकेट्स में कभी भी मैं वेरिएबल नहीं दे सकता, कांस्टेंट वैल्यू देनी होती है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू देनी होती है। लेकिन इसको अभी ठीक करेंगे, लेकिन उससे पहले ये क्या n6 नहीं रखना मैंने हर मरतबा, तो n की वैल्यू मैं चाहता हूँ यूज़र से मिले। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ कि भाई ये 2 लाइन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसी तरह का कुछ काम है। और मैंने यहाँ पे यूज़र से कह दिया कि भाई एंटर एलिमेंट से पहले मैंने कह दिया एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसे कह दिया भाई आप जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहते हो उसे एंटर कर, कुछ भी प्रिंट नहीं करा रहा, तो यहाँ से सब हटा दिया। और स्कैन एफ में मैंने क्या कर लिया, %d, और वो नंबर मैं किसके अंदर स्टोर कराना चाहता हूँ, n के अंदर, ठीक है। अब n में चाहे मैं यहाँ कोई वैल्यू दूँ ना दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मेरा प्रोग्राम आप देखेंगे स्केलेबल लगेगा आपको। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैंने कहा 4,
तो ये बोलेगा भाई पहला एलिमेंट एंटर करो, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट, और 4 के बाद रिजल्ट दे देगा, क्योंकि यूज़र से मैंने पूछ लिया कि कितने नंबर के लिए करना है। यही प्रोग्राम मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ कुछ भी चेंजेस किए बगैर। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट में अब कहा एलिमेंट एंटर करो, मैंने कहा 5 कर देता हूँ। तो इसने 1 पूछा, 2 पूछा, 3 पूछा, 4 पूछा, 5 पूछा, क्योंकि मैंने इसको बताया कि 5। तो मेरा एरे जो है 5 साइज का भी हो गया, 5 टाइम ही लूप चली, 5 ही एवरेज में आया, हर जगह 5 आ गया। तो इस तरह ये प्रोग्राम मेरा स्केलेबल है और इसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ किसी भी क्लास स्ट्रेंथ पे। यानी अब ये प्रोग्राम का मतलब ये है कि अब मैं इसको थोड़ा सा, चलो ठीक है, यहाँ से रन करता हूँ। यानी अगर ये वाली फाइल मैं किसी को भी दे देता हूँ, एक क्लास स्ट्रेंथ जिसकी है से 10 स्ट्रेंथ है, तो वो 10 डाल के यहाँ पे काम कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो वो 10 के लिए भी काम करेगा। अच्छा, ये क्लोज इसलिए हो गया, मेरे से 2 मरतबा एंटर प्रेस हो गया। वो जो मैंने गेट स्विच लगाया था इसलिए लगाया था कि क्लोज होने से पहले मुझे रिजल्ट मिल जाए। तो आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम एक स्केलेबल प्रोग्राम है। स्केलेबल तो है, लेकिन इसमें जैसा मैंने बताया मसला क्या है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में एरे जो कि एक स्टैटिक मेमोरी है, ये यहाँ पे अलाउ नहीं है कि मैं वेरिएबल प्रोवाइड करूँ। यानी इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ नॉट allowed to put variable between this, ठीक है। इसके बिटवीन में वेरिएबल नहीं देता, ऑलवेज पुट कांस्टेंट। ये स्टैंडर्ड्स कहते हैं सी लैंग्वेज के कि इट इज़ नॉट अलाउड कि मैं यहाँ पे इसके बिटवीन ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल यूज़ करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया है। तो ये अलाउ नहीं है और मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक मैंने प्रोग्रामिंग का बहुत कहना चाहिए ना, वो कहते हैं कि एक मुकद्दस रूल जो है ना वो ब्रेक कर दिया है कि एरे वेरिएबल लेंथ को इनपुट ले सकते हैं, ऐसा नहीं। इसके लिए कुछ और दिया गया है, क्योंकि वही हमारा टॉपिक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो उस पर मैं आऊँगा थोड़े से ब्रेक के बाद। तो अटेंडेंस ले लेता हूँ और उसके बाद मैं मीटिंग एंड करके दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अटेंडेंस ले रहा हूँ, तो थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। ठीक है, मैनुअली भी मैंने अटेंडेंस आपकी ले ली है, वैसे रिकॉर्ड में भी होगी मेरे पास। तो यहाँ तक मैंने आपको बात समझा दी, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। और एक आपको एक्सरसाइज भी करके बता दी यूजिंग एरे के स्टैटिक, ताकि मैं डायनेमिक समझा सकूँ। स्टैटिक की मैंने आपको एक एग्जांपल करा दी और उसके मसाइल बता दिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और रिज्यूम करते हैं फिर हम डायनेमिक मेमोरी के लिए, ठीक है। ठीक है, क्लास को रिज्यूम कर लेते हैं। तो ब्रेक से पहले हम देख रहे थे कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन क्या है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की, जैसे कि नाम ही बता रहा है कि स्टैटिक है, एक मरतबा आपने सेट कर दी तो आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, ठीक। तो आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो मसला कब आता है कि चेंजिंग रिक्वायरमेंट के साथ, कि रन टाइम पे अगर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, ठीक है। तो रन टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो जाती है तो फिर मसला हो जाता है, जैसे कि मैंने भी आपको एक सिनेरियो बताया कि इसमें मसला आ सकता है। तो हेयर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन या डीएमए कम इनटू प्ले। यानी यहाँ पर जो है फिर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की तरफ जाते हैं, जैसे कि नाम बता रहा है कि ये डायनेमिक है। अब डायनेमिक का मतलब क्या है? डायनेमिक का मतलब क्या है कि ये कंपाइल टाइम नहीं बल्कि रन टाइम मेमोरी एलोकेशन करता है। रन टाइम का मतलब क्या है? जब ब्लैक स्क्रीन पे मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, मेरे पास डॉस टाइप स्क्रीन आती है, आउटपुट कंसोल आता है, मैं उस वक्त चाहूँ तो अपनी मेमोरी एलोकेशन कर सकता हूँ। यानी अपनी मेमोरी एलोकेशन उस वक्त तक डिले कर दूँ जब तक कि मुझे रिक्वायरमेंट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि मुझे कंपाइल टाइम पे ही अपनी सारी मेमोरी रिक्वायरमेंट पता हो। बाज़ औक़ात मेमोरी की रिक्वायरमेंट जो है रन होने के बाद ही पता लगती है। ये रियल सिनेरियो है।
ठीक है, तो रन होने के बाद जब मुझे पता लगती है मेमोरी एलोकेशन, तो मैं फिर क्या यूज़ करता हूँ, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन या रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। क्यों यूज़ करता हूँ? क्योंकि ये मोर एफिशिएंटली मेमोरी यूटिलाइज़ करता है। क्यों? क्यों मेमोरी एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करता है, इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बात पहले खैर समझा चुका हूँ, लेकिन ऐसा है कि हो सकता है कि आप स्टैटिक से कहें सर मैं ये सब काम कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? आप कहें सर मैंने स्टैटिक को शुरू में 100 साइज़ रख लिया और अब मेरी रिक्वायरमेंट जो एक्चुअल थी वो तो 30 थी। तो अगर मैंने 30 का डेटा उसमें एंटर किया तो बाकी जो 100 में से माइनस करूँगा तो बचे 70, तो 70 की मेमोरी मैंने वेस्ट कर दी। ठीक है? तो यहाँ पे मेरी मेमोरी एफिशिएंटली यूटिलाइज़ हुई। मैंने शुरू में एलोकेट एक्स्ट्रा करवा ली, एक्स्ट्रा करवाने से क्या हुआ कि मेरी मेमोरी वेस्ट हो गई। और वेस्ट होने का मतलब ये है कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम से तो ले ली, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेने का मतलब ये है कि वो किसी और प्रोग्राम को नहीं मिलेगी और बाकी प्रोग्राम भी आप ही के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो स्टारवेशन में आ जाएँगे और वो हैंग होना शुरू हो जाएगा, सिस्टम स्लो होगा क्योंकि मेमोरी कम पड़ जाएगी। और ऐसे कम पड़ेगी, आपने मेमोरी ले भी ली और आप यूज़ भी नहीं कर रहे बल्कि वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मेमोरी एलोकेशन की टेक्नीक जो यूज़ की वो स्टैटिक थी और आपको पता नहीं था, तो आपने सेफ साइड के लिए ज़्यादा ले लिया और ज़्यादा ले लिया और यूज़ कम किया तो बाकी सब वेस्ट। और थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ले लिया कि यार ये मसले से बचने का तरीका ये है कि मैं बड़ा-सा नंबर ले लूँ। ठीक, तो ये मसला कैसा है? इसको मैं कोड में अगर आपको हाइलाइट कर दूँ, तो ये मसला ये है कि आपने ऐसा कुछ किया हो। कोड में अगर आप करेंगे तो कोड में ये लाइन मैं कमेंट कर देता हूँ कि आप ये नहीं करेंगे उस वक़्त। आप उस वक़्त क्या करेंगे कि एन में अ, एन तो चलें ठीक है, मैं वही कर दूँगा। इधर आपने बड़ा-सा नंबर 100 लिख दिया, कांस्टेंट लिखना है और एन को भी मैंने वही वैल्यू दे दी, सप्लाई कर दी। ठीक है, एन क्यों नहीं लिख रहा? उसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया कि अब देखिए वार्निंग नहीं आएगी मेरे पास क्योंकि एरे के अंदर मैंने कांस्टेंट लिख दिया। लेकिन अगर मैं इधर एन लिखूँगा तो एन को कांस्टेंट होना ज़रूरी है। ठीक है? यानी कांस्टेंट बनाने का तरीका ये होता है CONST, अगर मैं शैले पहले लगा दूँ, तो अब ये मुझे एन अलाउ कर देगा। अब मैं कंपाइल करके देखता हूँ। देखिए अब वार्निंग नहीं आ रही मेरे पास। क्यों वार्निंग नहीं आ रही? क्योंकि अब एन वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल से मैंने कॉन्स्ट का कीवर्ड लगा दिया, तो ये बता रहा है कांस्टेंट है। लेकिन कॉन्स्ट का कीवर्ड लगा देने का मतलब क्या है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। कांस्टेंट को अगर मैं ओवरराइड करने की कोशिश करूँगा तो क्या आएगा? अच्छा, इसने बायपास ही कर दिया, ये कमाल की बात हुई। डेव सी ने इस चीज़ को टोटली बायपास कर दिया, लेकिन कांस्टेंट और वेरिएबल का फ़र्क यही होता है कि कांस्टेंट को आप रीराइट नहीं कर सकते, ये सिर्फ़ रीड ओनली होता है। ठीक है? तो ख़ैर मैं फ़िलहाल कांस्टेंट को हटा देता हूँ और प्रोग्राम को ले आते हैं वापस उसी फ़ॉर्म में जहाँ पे थे, कि मेरी मेमोरी वेस्ट हो रही है इन केस अगर मैं स्टैटिकली काम करता हूँ। तो इस अच्छा, ये कांस्टेंट का एरर जो अभी इसमें नहीं दिया है डेव सी में, तो ये कोडिंग का नहीं, डेव सी का समझ लें कि इतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन आप किसी और कंपाइलर पे ऑनलाइन इसको कंपाइल करके देखिएगा कि कांस्टेंट की वैल्यू को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। या मैं देख लेता हूँ कोई ऑनलाइन सी कंपाइलर निकाल लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर भी हो जाए। सी कंपाइलर, और इसमें हम कंपाइल करके देख लेते हैं। ठीक है, printf हेलो वर्ल्ड सबको दिखाई दे रहा होगा होपफुली। तो हेलो वर्ल्ड से पहले मैं एक अच्छा कंपाइल डिबग रन डायरेक्ट आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इंटीजर x इक्वल्स टू 5 करता हूँ। ठीक है, और हेलो वर्ल्ड के साथ आगे मैं लगा देता हूँ %d और यहाँ पे लगा देता हूँ x। ठीक है, रन करते हैं। हेलो वर्ल्ड 5 आ गया। ठीक है, अब इधर मैं कांस्टेंट लगा के देखता हूँ कि क्या करता है। ये प्रोबेबली एरर देगा। ओहो, यहाँ पे भी इसने एग्जीक्यूट कर दिया है। रोबस्ट क्यों नहीं है ये? सिर्फ कांस्टेंट लिख के देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से तो अब तो एरर देना ही बनता है क्योंकि सिंटेक्स ही गलत है ये। नहीं, ये भी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन आप मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है विजुअल स्टूडियो पे। विजुअल स्टूडियो चूँकि कमर्शियल आपका सॉफ्टवेयर आईडी है, तो उस पे क्या है कि
ये कांस्टेंट को आप ओवरराइड करने की कोशिश करेंगे तो कांस्टेंट जैसे कि नाम ही बता रहे हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि कांस्टेंट कैन नॉट बी ओवर रिटन। वेरिएबल नाम बताता है कि इसकी वैल्यू वेरी कर सकते हैं और कांस्टेंट का मतलब होता है कांस्टेंट, इसकी वेरिएबल वैल्यू जो है वेरी नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैंने इनमें सब कोई टेस्ट नहीं किए हुए कंपाइलर ऑनलाइन, लेकिन एक विजुअल स्टूडियो है, मैं चला के दिखाऊं तो टाइम बहुत ले लेगा। या चलें एक और काम करता हूँ, मेरे पास एक और एडिटर है, मैं उसमें इस प्रोग्राम को ओपन करके देख लेता हूँ। होपफुली ये उसमें ओपन हो जाएगा, ओपन विथ VS कोड। ठीक है, इसमें भी रन करके देख लेते हैं कि क्या इशू कांस्टेंट इसमें डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें मुझे कंपाइल वगैरह का आइडिया नहीं सी कैसे होता है, लेकिन देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, और मैंने इसे किया, एन को कर दिया CONST। लेट्स सी क्या होता है। रन 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 कैसे होता है इसमें। ख्याल सी का प्रोग्राम मैंने इसमें कभी लिखा ही नहीं है, तो सी का कोड कैसे रन होगा। रन टास्क रन रन, कोई तरीका सिंपलेस्ट तरीके से मैं जिससे रन कर सकूं। नहीं, इसमें मुझे सी का प्रोग्राम रन करना नहीं आ रहा। एक्चुअली ये जेनरिक एडिटर है, कोई आईडी ही नहीं है। एडिटर का मतलब ये है कि बस आप कोड लिख सकते हैं और इसको रन करने के लिए आपको थर्ड पार्टी टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। चलें इसको मैं रहने ही देता हूँ, क्योंकि मैं खुद फेमिलियर नहीं इस पर कि सी का कोड इस पर कैसे लिखा जाता है। ये बेसिकली HTMLs वगैरह के लिए स्क्रिप्टर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आईडी है, लेकिन ये एक वार्निंग जो है बहुत बड़ी मिस कर रहा है, जिससे आपको मिसकंसेप्शन क्रिएट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा अपने पास किसी रूबस्ट एडिटर पे, विजुअल स्टूडियो वगैरह पे कर लीजिएगा। अभी मैं ओपन इसलिए नहीं कर रहा, काफ़ी टाइम लेगा वो ओपन होने में और फिर एरर बताएगा। तो कांस्टेंट को मैं रीअसाइन नहीं कर सकता। ठीक है, रूल ऑफ थंब सिंपल है, प्रूवन बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कांस्टेंट को रीअसाइन नहीं किया जा सकता। कांस्टेंट्स आर रीड ओनली, कांस्टेंट्स आर रीड ओनली। अच्छा, एक कफील का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। कफील क्वेश्चन है आपको? नहीं है, हैंड रेज हो गया, अनरेज हो गया। ठीक है, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। सर अभी जहाँ विजुअल स्टूडियो में आप रन करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो आप F1 प्रेस करने के बाद डायरेक्टली रन कोड करेंगे तो रन हो जाएगा। नहीं, वो अगर विजुअल वो स्टूडियो नहीं था, वो विजुअल स्टूडियो कोड था, वो अलग है। ठीक है, वो है उन्हीं अच्छा, का दोनों में प्रोडक्ट। डिफरेंस है। हाँ, वो डिफरेंस है। वो कोड जो है सिर्फ एडिटर है। एडिटर मीन जैसे नोटपैड होता है ना हमारे पास, वो इस जी जी। तरीके से विजुअल स्टूडियो भी है मेरे पास। चलो मैं इसको पैरेलल में लगा देता हूँ बैकग्राउंड में, वो जल्दी लोड हो सर गया। उसमें भी रन हो सकता है ना, उसमें रन हो सकता है। उसमें यह है कि आप उसको ना एडिटर पे जब पेस्ट करेंगे उसके बाद कंट्रोल एल्ट और एन प्रेस करें, उसके बाद F1 प्रेस कर लें। मैं देख लेता हूँ। मैं इसको डायरेक्ट पीछे विजुअल स्टूडियो भी है, लेकिन वो हैवी सॉफ्टवेयर है, टाइम लेता है, इसलिए मैं उसमें रन करना नहीं चाह चलें रहा था। ठीक है, वरना खुद देख लेंगे हम, कोई इशू नहीं नहीं, है। मैं देख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैंने ट्राई किया हुआ ये चीज़। ठीक है, तो इसमें ओपन हो जाता है, देख लेते हैं। अभी वही वाली बात है कि एक चींटी वाला चीज़ है जिसके लिए ना विजुअल स्टूडियो ऑन करना पड़ रहा है। अब वो टाइम लेता है, हैवी है, तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। चलो, जब तक ये ऑन हो रहा है हम अपनी आगे बात कर लेते हैं। तो यस। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, मैं उसको बता देता हूँ आपको फिलहाल, फिर मैं दोबारा से म्यूट कर। ठीक है, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में कह रहे हैं कि आप रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं, यानी आप अपने डिसीजन ऑफ मेमोरी एलोकेशन को कंपाइल टाइम पे अगर नहीं डिसाइड हो रहा, मुझे नहीं पता अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या आने वाली है आगे फ्यूचर में, तो मैं उसको रन टाइम तक डिले कर सकता हूँ। ठीक है, रन टाइम तक डिले का मतलब वही है कि जब तक स्क्रीन ना आ जाए तब तक मैं डिसाइड ना करूँ, जो अभी मैंने करके दिखाया आपको। लेकिन वो एरे को मैंने बताया ना कि वार्निंग दे रहा है, क्योंकि एरे स्टैटिक है, मैं इस तरह एरे के साथ नहीं कर सकता। तो इसके लिए सी लैंग्वेज मुझे कुछ बिल्टन फंक्शन प्रोवाइड करती है। एक लाइब्रेरी दी हुई है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdlib.h। ठीक है, इसके अंदर कुछ बिल्टन फंक्शंस हैं। फंक्शंस क्या क्या हैं कि मेरे पास मेमोरी एलोकेशन के लिए बेसिकली एक ही है, उसी के वेरिएंट हैं। एक मैलॉक नाम का फंक्शन है जिसका मतलब है मेमोरी एलोकेशन, ये भी यूज़ किया जा सकता है। या कैलॉक है जिसका मतलब भी है मेमोरी एलोकेशन। इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं बता दूंगा जब अभी एग्जांपल कराऊंगा। और इसके अलावा री एलोकेशन का मतलब ये है कि रन टाइम पे पहले मैंने रिजर्व करवाई कि भाई 10 के लिए कर दो,
फिर आगे चल के रन ही हो रहा था कि 10 में 2 बंदे और ऐड हो गए। इट्स लाइक क्यू, यानी क्यू जब इनिशियली स्टार्ट हुई तो मैंने काउंट के 10 लोग थे तो मैंने 10 एलोकेट करके काम शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर गुजरी थी कि 5वें 6ठे नंबर पे था, तो या तो हो सकता है 2 बंदे लाइन से चले गए या 2 बंदे मजीद आ गए, तो मैंने चाहूँ तो रन टाइम के अंदर अपनी मेमोरी को रीएडजस्ट दोबारा से कर सकता हूँ, तो उसके लिए यूज़ होता है रीएलोकेशन, जो नॉर्मली प्रैक्टिकली मैंने अब तक किसी प्रोग्राम वगैरह में यूज़ नहीं किया, लेकिन देयर एग्जिस्ट अ थिंग एज रीएलो कि मैं रीएलोकेशन भी कर सकता हूँ। अच्छा, रीएलोकेशन से ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास मैलॉक कैलॉक हो गया, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है हमारे पास कि एलोकेशन तो ठीक है मैंने कर ली, लेकिन यहाँ पर डी एलोकेशन भी मेरी जिम्मेदारी है। डी एलोकेशन के लिए एक फंक्शन यूज़ होता है फ्री। डी एलोकेशन पर भी मैं लेटर बात करूँगा जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा कि डी एलोकेशन क्यों हमारी जिम्मेदारी है और उससे क्या फर्क है। ठीक, तो आ जाते हैं सिंटेक्स पे। मैलॉक का सिंटेक्स क्या है, जेनरिक सिंटेक्स भी लिख लेते हैं और ये एग्जाम्पल। सिंटेक्स क्या है कि आपको देखो क्या कहना है, एक रिक्वायर्ड है, ये रिटर्न करता है फंक्शन जो है मैलॉक का एक पॉइंटर रिटर्न करता है। तो इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस लैब में पॉइंटर्स पढ़ाए थे कि पॉइंटर्स के काम है, एक तो वही बात है कि एक फंक्शन से आप पास में रेफरेंस कर सकते हैं, मेमोरी बचती है, आउटपुट पैरामीटर्स भी रिटर्न हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जब आप कर रहे होते हैं तो ये फंक्शंस आपको पॉइंटर रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, और पॉइंटर किसी भी टाइप का हो सकता है। ये जो मैं कर रहा हूँ ये टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है कि इस राइट हैंड साइड की डेटा टाइप को मैं सेम बनाना चाहता हूँ अपनी लेफ्ट हैंड साइड की डेटा टाइप, तो इधर हमेशा वही चीज़ आएगी जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड की डेटा टाइप है। ठीक है, मैलॉक इज अ कीवर्ड, और मैलॉक के अंदर मैं बता देता हूँ अपनी नंबर ऑफ ब्लॉक साइज बता देता हूँ, या यूँ कह लें कि नंबर ऑफ बाइट्स मुझे कितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, नीचे एग्जांपल इस तरह की दी हुई है कि प्रिंट पीटीआर है, और चूंकि पीटीआर यहाँ पे एज्यूम किया जाएगा कि इसकी डेटा टाइप जो है वो है इंटीजर पॉइंटर ही होगी, यानी ये जो होगा इन टाइप का होगा। इन टाइप का होने का मतलब ये है कि ये, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी इंटीजर पॉइंटर लिखा है कि राइट हैंड साइड की ये पूरी राइट हैंड साइड है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसकी डेटा टाइप कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में, जैसे अभी मैंने इसमें फ्लोट में किया ना कि रिजल्ट को फ्लोट में फोर्सफुली कन्वर्ट करने के लिए किया, तो यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि जो भी मेमोरी ब्लॉक आएगा वो इंटीजर टाइप पे हो जाए। इंटीजर टाइप पे क्यों ज़रूरी है, इसको भी मैं एम्फेसाइज करूँगा इस बात पे कि जब मैं इस पर प्लस प्लस ऑपरेटर लगाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैलॉक को कहा कि 10 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। बेहतर है कि आप खुद से गैस करने के बजाय कि इंटीजर का साइज आर्किटेक्चर पे 4 है या 2 है, नहीं पता, तो आप किसी भी डेटा टाइप का साइज जानना चाहते हैं तो साइज ऑफ के फंक्शन को एज इनपुट पैरामीटर पास करें, तो साइज ऑफ का पैरामीटर जाएगा, इंटीजर का जो भी होगा, हो सकता है 4 रिटर्न हो सकता है 8 रिटर्न हो सकता है 2, डजेंट मैटर, इंटीजर का साइज आ जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब क्या है कि मैं टोटल 10 इंटीजर का स्पेस रिजर्व करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो 10 टाइम्स मेमोरी स्पेस ले लेगा साइज ऑफ इंटीजर की। ठीक है, जितना भी हो इंटीजर का साइज। तो ये चीज़ यूज़ होती है आपके लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। अब मुझे अपने वही कोड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा इससे। ठीक है, यही है तकरीबन कोड, बस नेम का फ़र्क हो सकता है, तो नेमिंग कन्वेंशन को अवॉइड कर दूंगा। अच्छा, देख लेते हैं पहले वो कोड विजुअल स्टूडियो पे ओपन हुआ है हमारे पास, और इसको मैं कंपाइल करके देख लेता हूँ। ओहो, पूरा प्रोजेक्ट मांग रहा है ये, डायरेक्टली रन नहीं करेगा, मुझे इसको प्रोजेक्ट में ऐड कराना पड़ेगा। इसीलिए नहीं मैं विजुअल स्टूडियो पे ओपन कर रहा था कि इस डायरेक्ट फाइल रन नहीं करेगा, मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उस प्रोजेक्ट में जाके ये फाइल रन करनी पड़ेगी, यानी इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर टाइम हमारा वेस्ट होगा। लेकिन आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा कांस्टेंट वाली बात को अभी, या मैं देखता हूँ कि अगर लेक्चर का टाइम बच जाता है तो मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसको बंद कर देते हैं और हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। अच्छा, तो बात मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे ये एरे के अंदर मैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता, ये कराता हूँ और कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पे देखें वार्निंग आ रही है। ठीक है, और क्लियरली कह रहा है ISO C++ स्टैंडर्ड जो है भाई वो अलाउ नहीं करता एरे को कि आप उसके अंदर वेरिएबल असाइन करें।
ठीक है, और एक और चीज़ भी है, अब एक और नया एरर आ रहा है, कैन इनिशियलाइज कांस्टेंट। कांस्टेंट तो नहीं है भाई, ये तो वेरिएबल है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिख दिया था तो इस वजह से हो रहा है। इसको क्लोज ही कर देता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, एक में कांस्टेंट लिखा हुआ है, एक में इंटीजर लिखा हुआ है। रिकम्पाइल, ठीक है। अच्छा, ये वही कह रहा है कि वो ये समझ रहा है कि जो एरे के अंदर मैंने लिखा है ना, ये कांस्टेंट है। इस तरह का इशू इसको फेस करने वाला है। तो अब मैं इस कोड में सिर्फ क्या करूँगा, अपनी इस लाइन को यहाँ से हटा दूँगा, या चलो कमेंट कर देता हूँ। ये लाइन मैंने यहाँ से कर दी कमेंट, ठीक है। और एक मुझे पॉइंटर रिक्वायर्ड है, और चूंकि मेरा सारा डेटा इंटीजर टाइप का ही, तो मैं एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर ले लेता हूँ। नॉर्मली हम पीटीआर का नाम ही यूज़ करते हैं, तो पीटीआर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और मैं इस जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ इस लाइन को कि ptr इक्वल्स टू, क्या फंक्शन का नाम था, malloc, malloc, ठीक है। और malloc में मैंने क्या लिखा हुआ था, साइज ऑफ int, इंटीजर का साइज है, लेकिन साइज ऑफ इंटीजर करूंगा तो एक ही आएगा। मुझे एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई करना है किस फैक्टर से, जितने मुझे एलिमेंट चाहिए। और कितना एलिमेंट मुझे चाहिए, 10 9 नहीं, बल्कि मुझे n में पता है कि कितने एलिमेंट चाहिए। ये जो n मैंने अभी यूजर से इनपुट लिया ना, इसके अंदर जो भी नंबर आएगा उतनी की मेमोरी एलोकेट करा लेता हूँ, ठीक। और फर्दर यहाँ पे मैंने एक और चीज़ क्या ऐड की थी, टाइप कास्टिंग। तो int पॉइंटर, जो डेटा टाइप मैंने यहाँ लिखी है वो यहाँ लिखी है। अच्छा, इसको पॉइंटर को आप यहाँ लिख लें या यहाँ लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों ही सही हैं। तो अब अगर मैं ये करते हुए इसे कंपाइल करता हूँ तो क्या हो रहा है, देखो इशू क्या आ रहा है। अच्छा, अब मैंने इधर पीटीआर नाम दे दिया और जगह जगह एरे लिखा हुआ है, तो ये तो प्रॉब्लम है। तो मुझे हर जगह ARR को पीटीआर कर दूं, या इस पीटीआर को ARR कर दूं। चलो इसको ARR कर देता हूँ, इसको, क्योंकि ये मैंने अभी अभी लिखा है, ठीक है। दोबारा से सेव करता हूँ, रिकम्पाइल कर देता हूँ। अब इशू क्या है, कह रहे हैं मैलॉक वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। मैलॉक को तो ये पहचान ही नहीं पा रहा, कह रहा है ये मैलॉक क्या है, क्यों नहीं पहचान पा रहा, क्योंकि अभी मैंने जैसे कि एक बात बताई कि कैलॉक मैलॉक जो हैं बाय डिफॉल्ट मुझे अवेलेबल नहीं, फंक्शंस हैं। और फंक्शंस जब भी नए फंक्शंस में ऐड करता हूँ तो मुझे उस फंक्शन के लिए एक लाइब्रेरी बतानी पड़ती है कि भाई ये किसी लाइब्रेरी का पार्ट है, तो वो लाइब्रेरी कौन सी है। तो ये जो मैंने अभी बताई थी आपको थोड़ी देर पहले, ये मुझे इंक्लूड करानी पड़ेगी, std_lib। तो std_lib को मैं इंक्लूड करा देता हूँ और देखेंगे कि एरर रिजॉल्व होता है कि नहीं। तो मैं टॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे हैश इंक्लूड stdlib.h सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन सक्सेसफुल। अब देखें वो वार्निंग नहीं आ रही जो एरे पे आ रही थी, और मैंने इसे किया रन। तो अब भी ये प्रोग्राम वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन अब इसमें कोई वार्निंग नहीं है। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एरे को आप वेरिएबल नहीं दे सकते, तो मैंने एरे हटा दिया और इस काम के लिए क्या बनाया गया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए मेरे पास ये मौजूद है। 4 एलिमेंट एंटर करूंगा, बिल्कुल वही बिहेवियर मिलेगा जो मुझे इससे पहले मिल रहा था। अब ये प्रोग्राम लॉजिकली, सिंटैक्टिकली ISOC स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बिल्कुल सही है। ये वही काम कर रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और बिल्कुल उसी तरीके से। यहाँ पे मैंने एरे यूज़ नहीं किया, बल्कि ये लिख दिया, और कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। यहाँ पे देखो बिल्कुल ये पॉइंटर्स आर सॉर्ट ऑफ एरेज ही हैं, एरेज आर कांस्टेंट पॉइंटर्स। तो मैं चाहूँ यहाँ पे बिल्कुल एरे नोटेशन भी यूज़ कर सकता हूँ। ये एरे नोटेशन है, लेकिन इसी लाइन को मैं चाहूँ तो चेंज करके लिख सकता हूँ किस तरीके से, मैं इस जगह पे लिख सकता हूँ ARR प्लस आई। तो ये चीज़ कहलाएगी मेरी पॉइंटर नोटेशन, ठीक है, जब मैं एड्रेस ऑपरेटर के साथ लिख रहा हूँ। और जब मैं विदाउट एड्रेस ऑपरेटर के लिख रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जहाँ पे मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ARR प्लस आई, और इससे पहले लगा दूंगा स्टार, क्योंकि एक पॉइंटर है, ठीक है। मैं इस लाइन को इस लाइन से रिप्लेस कर सकता हूँ, ये जो मैंने आगे कमेंट किए, ये लाइन एरे नोटेशन है, ये लाइन पॉइंटर नोटेशन है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम पॉइंटर से डील कर रहे हैं और पहली पहली लैब है, तो मैं ये बता देता हूँ रिप्लेस करके कैसे, कि मैंने इस लाइन को यहाँ से ये हटाया और इस जगह पे लगा दिया प्लस, और ये एरे वाली नोटेशन हट गया, अब ये पॉइंटर नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। और इधर भी क्या करा, पॉइंटर, लेकिन पॉइंटर यहाँ आएगा, और ये पॉइंटर नोटेशन हो गई, ठीक है।
कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट पे कोई फ़र्क आता है, और आप देखेंगे कि पॉइंटर नोटेशन पे करने से भी आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है, तो इट्स बेटर कि जब आप पॉइंटर से डील कर रहे हो तो पॉइंटर नोटेशन यूज़ करें, एरे से डील कर रहे हो तो आप एरे नोटेशन यूज़ करें, यानी इट इज़ इक्विवेलेंट टू, मैं लिख देता हूँ, इट इज़ इक्विवेलेंट टू एड्रेस ऑपरेटर ARRI। और चूंकि वही वाली बात मैंने बताई, स्टार लगा दिया मैंने उस तरफ, तो स्टार अगर मैं इधर भी लगा दूं, ये स्टार लगा दिया इसके साथ, तो लास्ट टाइम जैसे कि मैंने बताया था कि ये दोनों ऑपरेटर एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो दोनों ही यहाँ से हट जाते हैं। तो पॉइंटर के साथ इक्विवेलेंट टू दिस और विदाउट पॉइंटर इट इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो आप दोनों नोटेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो आउटपुट सब कुछ सही है, सब कुछ वैसे ही आ रहा है जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे एक सीखने वाली बात क्या है कि मैंने यहाँ पे ये जो आपको कहा था कि मैंने इसको इंटीजर पॉइंटर लिया है, ठीक है। इंटीजर पॉइंटर लेने से क्या हुआ कि मुझे पता लग गया कि मेमोरी में जो मेरा पॉइंटर है, यानी मेमोरी अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो मेमोरी में मैंने एक ब्लॉक ऑक्यूपाई करवाया है, ठीक है, जो इस लाइन से हुआ है n मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। इसने बताया कि से मैंने एक ब्लॉक ऑक्यूपाई करा लिया इतना बड़ा, और अगर वो 5 एलिमेंट के लिए है और इंटीजर का साइज से 4 है, ठीक है, 4 है और n की वैल्यू अगर मैंने 5 एंटर करी तो टोटल 20, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ब्लॉक है, इसका साइज आ गया मेरे पास 20 बाइट्स का आ गया, ठीक है। लेकिन 20 बाइट का एक बड़ा सा ब्लॉक है, और अगर मैं इसमें इंटीजर स्टोर करना चाहता हूँ तो टोटल 5 इंटीजर स्टोर हो सकते हैं। यानी कैसे स्टोर हो सकते हैं, थोड़ा सा मैं कलर कोड चेंज कर देता हूँ और इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। ब्लॉक जो बन जाएंगे मेरे पास वो इस तरीके के ब्लॉक बन जाएंगे कि एक ब्लॉक, यहाँ पे कुछ डेटा आ जाएगा, फिर दूसरे ब्लॉक में कुछ डेटा आ जाएगा, फिर तीसरे ब्लॉक में भी कुछ डेटा आ जाएगा, चौथे ब्लॉक में भी कुछ डेटा आ जाएगा, सेम साइज होंगे, मैंने बस अंदाजन बना दिए, तो 5 ब्लॉक्स होंगे इंटीजर। और जब इनिशियली क्या होगा कि जब मैं पॉइंट कर रहा हूँ, यानी कि जब मैं लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ ARR और आई की वैल्यू होगी 0, तो मेरा पॉइंटर जो होगा इसकी सबसे पहली, बल्कि सबसे पहली कर रहा हूँ तो थोड़ा और ऊपर लेता हूँ कि इसके टॉप पे बिल्कुल यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे उसने डेटा स्टोर कर दिया, जब आई की वैल्यू क्या थी 0, तो उसने सबसे पहले वाले ब्लॉक को पॉइंट किया। अब आई की वैल्यू जब यहाँ से इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होने के बाद हो जाएगी 1, ठीक है। तो 1 होने का मतलब क्या है कि ये एरे में आई का फैक्टर ऐड होगा, एरे का एड्रेस है से ये वाला एड्रेस, और इस एड्रेस को मैं नाम दे देता हूँ 1000। अगर ये एड्रेस 1000 है, ठीक है, और इसमें ये आई की वैल्यू ऐड हो रही है और आई की वैल्यू अब हो चुकी है बढ़कर 1, तो अगला एड्रेस क्या आएगा, यानी अगला इंटीजर जो है मेरा स्टोर होना चाहिए उसूलन यहाँ पर, यानी वो एड्रेस क्या होगा 1001 नहीं बल्कि 1000 एंड क्या होगा 1004 होगा। फिर अगली मरतबा जब जंप करूंगा तो वो मेरा एरो यहाँ आना चाहिए, और वो अच्छा यहाँ पे आई की वैल्यू 1 के लिए आ रहा है, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 के लिए आ रहा है, और अगला एड्रेस बनेगा मेरा 1008 एंड अगला बनेगा फिर 12 और फिर अगला बन जाएगा 16। तो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे पता लग रहा है पॉइंटर को कि अगर मैं ARR इज बेस एड्रेस, ARR का मतलब 1000 है, ठीक है, ARR का मतलब ये है, और उसमें अगर मैं +0 करता हूँ तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, +1 करता हूँ तो 1 के बजाय 4 का इंक्रीमेंट कर रहा है, और जब 2 इंक्रीमेंट करता हूँ तो 2 के बजाय वो 8 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो इसके पीछे एक फार्मूला छुपा हुआ है। फार्मूला क्या है कि हमेशा जो भी एरे की लोकेशन है, ठीक है, एरे में जो भी एड्रेस है उसमें ऐड होता है जो भी नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ, से इस वक्त मैं आई ऐड कर रहा हूँ, आई जो है पहले मल्टीप्लाई होता है डेटा टाइप के साइज से। डेटा टाइप यहाँ पे कौन सी यूज हुई हुई है, इंटीजर यूज हुई हुई है, साइज ऑफ इंटीजर। तो पहले वो मल्टीप्लाई होगा किससे, इंटीजर के लिए हर केस में क्या है वो नंबर 4। तो हर मरतबा क्या होगा, आई की वैल्यू जब 0 होगी, तो अगर ये वैल्यू है मेरे पास 1000, ARR तो मैंने आपको बता दिया ना 1000 है मेरे पास सपोज्ड, तो 1000 में जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये 1000 ही रहेगा, लेकिन जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये 1004 बन जाएगा। जब आई की वैल्यू से मेरे पास बढ़ के हो गई है 2,
2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8। तो 8 से जब मल्टीप्लाई होगा ये 2 मल्टीप्लाई 4 8 बन जाएगा, तो फिर ये एड्रेस क्या बन जाएगा, ये एड्रेस का सम जो है मिलाकर मेरे पास इक्विवेलेंट हो जाएगा 108 के। तो ये रीज़न था कि मैंने पॉइंटर को इनिशियलाइज जब करा था तो उसकी डेटा टाइप इंटीजर पॉइंटर रखी थी। ये पॉसिबल इसीलिए हुआ कि वो इंटीजर पॉइंटर था। अगर मैं उसे इंटीजर पॉइंटर के बजाय कैरेक्टर पॉइंटर कर देता तो ये फैक्टर 4 नहीं आता, फिर ये फैक्टर पता है क्या आ रहा होता, ये आ रहा होता सिर्फ 1, क्योंकि कैरेक्टर का साइज होता है 1, और फिर हर प्लस प्लस का मतलब +4 नहीं बल्कि +1 होता। अगर फ्लोट कर देता तो हर मरतबा प्लस प्लस का मतलब +8 हो जाता। ठीक है, तो ये एक अहम कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि पॉइंटर की टाइप से ये एडवांटेज मुझे मिलता है कि जब भी मैं उसमें प्लस प्लस का ऑपरेटर लगाऊं तो वो जंप कितने की करेगा, यानी हर मरतबा एड्रेस में इंक्रीमेंट करता हूं तो वो डेटा टाइप के साइज से मल्टीप्लाई करा के इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बातें थी इधर सीखने के लिए कि ये इस तरीके से इंक्रीमेंट करता है। ठीक, तो इसको बार बार देखिएगा वीडियो को, ये बात समझ में आ जाएगी होपफुली। मैं दोबारा से इधर रिपीट नहीं कर सकूँगा कि ये इस तरीके से मेमोरी मैप हो रहा होता है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी मेमोरी ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ और थोड़ा सा पेज को फास्ट करता हूँ, टाइम हमारे पास कम है। वापस आता हूँ लेक्चर पे। मैलॉक मैंने आपको पढ़ा दिया। मैलॉक के अलावा दूसरा फंक्शन था कैलॉक। कैलॉक और मैलॉक में सिर्फ एक बुनियादी फ़र्क है, वो बता देता हूँ। यही कोड लगभग लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करी हुई हैं। और मैलॉक के अलावा अगर मैं कैलॉक यूज़ करता हूँ तो सिंटेक्स में सिर्फ एक चीज़ चेंज आ रही है, आप देखें। तो सिंटेक्स में क्या है कि कैलॉक 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है कॉमा के साथ। पहली चीज़ तो वही है जो मैंने बताई n, और दूसरी चीज़ क्या है, साइज ऑफ। तो कैलॉक और मैलॉक में सिर्फ फ़र्क क्या है, वो 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है, वो 1 पैरामीटर। यानी उसमें मैं मल्टीप्लाई करके खुद एक्सप्लिसिटली बताता हूँ कि मुझे n एलिमेंट चाहिए, इसमें फील्ड है आर्गुमेंट की जिसमें मैं n बता देता हूँ। ठीक है, तो मैलॉक और कैलॉक लगभग सेम काम करते हैं और बुनियादी डिफरेंस इसका है बैकग्राउंड में। मतलब जब मैं मैलॉक करके से 10 एलिमेंट ऑक्यूपाई कराता हूँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से कुछ ना कुछ होती है हर वेरिएबल की मेमोरी की। तो मैलॉक के केस में वो वैल्यूज़ होते हैं गार्बेज, यानी कोई भी रैंडम डेटा। जबकि मैं कैलॉक कराता हूँ तो कैलॉक के केस में गार्बेज नहीं होती बल्कि नोन वैल्यू होती है, और सब में क्या होता है, स्टोर 0 से इनिशियलाइज हुए होते हैं। उसमें सब क्या 0 से इनिशियलाइज हुए होते हैं। तो इट मीन्स कि कैलॉग इस तरीके से थोड़ा बेहतर है कि वो सबको 0 से इनिशियलाइज कर देता है बजाय इसके कि रैंडम गार्बेज डेटा मुझे प्रोवाइड करे। तो कैलॉग इज़ मोर प्रेफरेबल इस वजह से। ठीक है, नॉन जीरोज होते हैं और उसका सिंटेक्स मोर क्लीनर है। तो मैलॉग के बजाय आप कैलॉग पूरे रिप्लेस कर देंगे तो कोड बिल्कुल वही रहेगा, सिर्फ कैलॉग लाइन लिख देंगे तो वो कोड आपका वैसे ही काम करेगा, आपको फ्रंट एंड पे कुछ पता भी नहीं चलेगा डिफरेंस क्या हुआ है, दोनों डायनेमिकली काम। ठीक है, इसके बाद रीएलोकेट की एग्जांपल इसमें है, ट्राई कर लीजिएगा। मैं इसको ज़्यादा नहीं बता रहा, लेकिन मैंने इसका पर्पस बता दिया है कि आप रन टाइम पे मेमोरी रीएलोकेट कर सकते हैं अगर करना चाहें। ठीक है, ये इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि आपको इल्म होना चाहिए कि रीएलोकेशन किस तरीके से करते हैं। मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जो है फ्री, यानी मेमोरी डी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन तो हमने कर ली, अब डी एलोकेशन की क्या ज़रूरत है। डी एलोकेशन का मतलब, अच्छा एक बात मैं बता देता हूँ री एलोकेशन के लिए, फिर मैं डी एलोकेशन बता। री एलोकेशन के लिए कहा गया है कि री एलोकेशन तो तब पॉसिबल होगी जब आपने प्रीवियसली कुछ ना कुछ एलोकेट कर रखा हो। ठीक है, री एलोकेशन सिर्फ आप तब कर सकते हैं जब आपने प्रीवियसली कैलॉक या मैलॉक यूज़ किए हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले मैंने मैलॉक किया था और फिर आगे चल के मैंने री एलोकेशन यूज़ की। री एलोकेशन के पैरामीटर क्या होते हैं, यही वाला पॉइंटर जो है, यही पॉइंटर दे देता हूँ और ये मेरा अपडेटेड साइज दे देता हूँ कि अब मेरा साइज़ जो है चेंज हो गया। पहले मैंने n1 रखा था, अब मेरा साइज़ चेंज हो गया n2 हो गया। नहीं हो सकता पहले n1 5 था, अब n2 होकर मेरा 10 हो गया, और वापस यहाँ पे भी ptr लिखा हुआ और यहाँ पे भी ptr। तो याद रखें, रीलॉक को रन करने से पहले मैलॉक या केलॉक का रन होना ज़रूरी है। ठीक है, रीलॉक में और कोई बात नहीं थी बताने की। डी एलोकेशन क्यों ज़रूरी है, बात यह है कि देखो इस प्रोग्राम में मैंने मेमोरी ले ली। ठीक है, जब कंपाइल टाइम मेमोरी होती है तो सारी जिम्मेदारी होती है कंपाइलर पे, यानी कंपाइलर ने मेमोरी ली तो जब प्रोग्राम मेरा एंड हो जाएगा, विंडो क्लोज हो जाएगी, तो प्रोग्राम मेरी मेमोरी वापस कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये कोई क्वेश्चन है? अच्छा ठीक है तनवीर, बस मैं भी लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूँ 5-7 मिनट में, तो हो सके जितना साथ दीजिएगा, कोई मसला नहीं।
तो बात ये थी कि मैं कह रहा हूँ कंपाइल टाइम पे जो मेमोरी है, कंपाइलर जो मेमोरी एलोकेट कराता है, तो टोटल जिम्मेदारी कंपाइलर की, वो कैसे कराता है और कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस करता है उसकी जिम्मेदारी। लेकिन जब मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहा होता हूँ तो मेरे प्रोग्राम में जो भी मैंने मेमोरी ली है, फर्ज करेंगे मैंने प्रोग्राम रन किया, ये यहाँ से रन किया, मैंने कहा भाई 4 की मेमोरी चाहिए, 1 2 3 4 सो ऑन, मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, मेरा काम हो गया, मेरा प्रोग्राम बंद हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा प्रोग्राम बंद होने आने के बावजूद जो मेमोरी मैंने रिजर्व करवाई थी वो स्टिल रिजर्व है। रिजर्व होने का मतलब क्या है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नहीं गई, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी ऐप्स को नहीं दे सकता। और ये प्रैक्टिस अगर ये प्रोग्राम मैंने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ टाइम चला दिया तो सारी मेमोरी ये ले लेगा और किसी को कोई मेमोरी नहीं मिलेगी और खुद भी इसके काम नहीं आ रही होगी। यानी हर मरतबा जब जब ये चलेगा मेमोरी लेता जाएगा और पुरानी वाली वापस नहीं करेगा। ना पुरानी वाली मेमोरी इसके किसी काम की है, ना किसी और के काम आएगी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का नाम दिया जाता है मेमोरी लीक। मेमोरी लीक्स का मतलब ये है कि आप जो है मेमोरी को रिटर्न करना भूल गए। तो इसके लिए बनाया जाता है ये डीएलोकेशन का फंक्शन। और इसमें जब आप अपना सारा काम कर लें ना, ठीक है, प्रोग्राम एंड होने से पहले लिख दें बस फ्री, और जो भी आपके पॉइंटर का नेम है, मेरे पॉइंटर का नाम इस केस में था ARR, तो ये लिख दूंगा तो बहुत आसानी हो जाती है मेमोरी मैनेजमेंट के भी पॉइंट। यानी जब भी आपका प्रोग्राम एंड हो रहा होता है तो एंड होने से पहले क्या करता है, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं दिखाई देगा आपको, मैं कुछ भी कर लूँ। लेकिन इसमें ये प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर क्यों है, क्योंकि इसने क्या किया कि अपना काम किया, काम करने का देखो एवरेज वाली लाइन ने प्रिंट किया, ये लिखी हुई है, और उसके बाद इसने फ्री वाली कमांड चलाई। फ्री वाली कमांड चलने से क्या फ़ायदा होगा कि अब इसने जो भी मेमोरी ली थी वो वापस कर दी, जो मेमोरी ली थी वो वापस कर दी। तो इससे ये एडवांटेज मिल जाएगा कि हमारी मेमोरी जो है लीक नहीं होगी। तो हमेशा याद रखिए जब भी डायनेमिक मेमोरी यूज़ करें तो मेमोरी को डीएलोकेट करना भी ज़रूरी है और प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कंपाइलर नहीं करेगा। ठीक है, तो लेक्चर में यहीं तक था। अच्छा, एक और बात इधर क्या बताई हुई है कि आप अपनी बनाई हुई डेटा टाइप यानी इंटीजर वगैरह के साथ भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो कुछ जो आपकी जो है स्ट्रक्चर वाली डेटा टाइप हो, आप उसके साथ भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। यानी इस एग्जांपल पे अगर ध्यान दें तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक नेम लिख दिया है, बजाय इसके कि इंटीजर लिखा हो या फ्लोट लिखा हो या कैरेक्टर लिखा हो। तो मैं डायनेमिक मेमोरी के लिए अपनी बनाई हुई कस्टम मेड डेटा टाइप्स भी यूज़ कर सकता हूँ। यानी यहाँ पे स्ट्रक का कीवर्ड भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो। इस केस में मैंने स्ट्रक्चर कौन सा बनाया हुआ है थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, ये सिंपल सा, जिसके अंदर 2 पैरामीटर है, नेम नाम का है, तो मैंने नेम नाम का पॉइंटर क्रिएट किया। नेम नाम का पॉइंटर कहाँ क्रिएट हुआ हुआ, ये रहा देखो, ये नेम नाम का एक पॉइंटर क्रिएट हो गया। और पॉइंटर क्रिएट किया तो पॉइंटर को जब मैंने मेमोरी एलोकेशन करी तो आप देख सकते हैं क्या कर रहा हूँ, मैलॉक वैसे ही लिखा, एन वैसे ही लिखा, साइज ऑफ में अपनी मर्जी की डेटा टाइप, मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करना चाह रहा हूँ, स्ट्रक्चर मेरा बनाया हुआ नेम, तो यहाँ पे भी यही लिख दिया। और यहाँ पे पॉइंटर की डेटा टाइप भी स्ट्रक्चर मेरा बनाया हुआ नेम, ठीक है। तो मैं अपनी बनाई हुई डेटा टाइप्स के लिए भी काम कर सकता हूँ। यानी मेमोरी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सिर्फ प्रिमिटिव टाइप्स के लिए ही रिजर्व नहीं है, बल्कि इसके लिए मैं अपनी कस्टम डेटा टाइप्स भी इसमें यूज कर सकता हूँ। यानी मैं एरे बना रहा हूँ, एरे में इंटीजर का बनाऊँ, फ्लोट का बनाऊँ, करेक्टर का बनाऊँ, या स्टूडेंट का एरे बना लूँ। स्टूडेंट का एरे का मतलब क्या है, मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट का नेम है और ID है, तो मैं चाहूँ तो एक एरे बना सकता हूँ और हर फील्ड में उसका नेम और ID आ सकता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को भी रीड कर लीजिएगा, इससे एक टास्क है और वो पिछली लैब के टास्क से मिलता जुलता ही है, बस उसमें एरे के बजाय आपने यूज़ करना है डायनेमिक। तो लैब टास्क थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल सा प्रोग्राम है, कह रहे हैं आप लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करें इन एरे, लेकिन एरे यूज़ नहीं करना बल्कि आप एरे के बजाय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करनी है। यानी आपको एरे के डिक्लेरेशन के बजाय कैलॉक या मैलॉक यूज़ करनी है, कैलॉक लिखा हुआ है। दूसरा उससे भी आसान है, कह रहे हैं कि यूज़र से लेंथ लें और अब स्ट्रिंग बोल दिया। स्ट्रिंग बोलने का मतलब क्या है कि उसकी डेटा टाइप इंटीजर के बजाय कैरेक्टर एरे होगी, ठीक है। तीसरा भी आसान है, आप एक डेटा इनपुट लें और उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराते हैं, लेकिन यूजिंग डायनेमिक एरे। सम ऑफ द एलिमेंट पहला प्रोग्राम, ये तो अभी जो मैंने ऊपर करा है ऑलरेडी करा दी एक्सरसाइज, आपको दोबारा से लिखनी है बस, और कुछ नहीं है।
दूसरे में कह रहे हैं बबल सॉर्ट करना है, लेकिन बबल सॉर्ट का आप गूगल करेंगे आपको जो कोड मिलेगा वो एरे बेस होगा, उसको आपको कन्वर्ट करके लिखना है कैलॉग से। और तीसरा प्रोग्राम बिल्कुल वही लास्ट वाला, ये 2 टाइम पीरियड का डिफरेंसेस जो मैंने बताया था, लेकिन इसमें आप क्या कीजिएगा 3 एलिमेंट का एरे क्रिएट कर लीजिएगा डीएमए से। बस इसमें ये फ़र्क आएगा कि इसमें आपने डीएमए इन्वॉल्व करना है। ये टास्क बिल्कुल सेम प्रीवियस स्ट्रक्चर लैब वाला है। ठीक है क्लास, तो टाइम शॉर्ट है, तो ठीक है टाइम शॉर्ट है, तो इस टास्क को मैं रिकॉर्ड करके वीडियो के एंड में कंकैटिनेट कर दूंगा। तो टास्क में यही है। तीसरा टास्क स्ट्रक्चर से जो लास्ट टाइम आपको करने के लिए दिया गया था टाइम डिफरेंस वाला, इसमें ये करना है कि अब आपको टाइम 1, टाइम 2 और टाइम 3 के बजाय क्या यूज़ करना है, एक टाइम टी नाम का एक आपसे वो बना लें और उसके अंदर 3 टाइम पीरियड ले लें, पहला टाइम, दूसरा टाइम और तीसरा रिजल्ट स्टोर करने के लिए। ये आ गया ना, जैसे कि ये पहला टाइम ये वाला है, ठीक है, दूसरा टाइम ये वाला है, तो तीसरा टाइम ये वाला हो जाएगा। आप एक ही बड़ा सा एरे ले लें, से T0 के अंदर ये स्टोर है, ठीक है, T0 में ये है, T1 में हो सकता है आपने ये स्टोर किया हुआ हो, तो और फाइनली क्या है कि रिजल्ट जो आपका है वो आप T3 में कर लें, ठीक है। तो आप यूज़र से जब पूछेंगे या यूज़र से ना भी पूछें, लेकिन आपको सिंटेक्स यूज़ करना है कि इसका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, और 3 एलिमेंट के लिए आपने मेमोरी एलोकेट करानी है, और वो तीनों एलिमेंट टाइम टाइप के होंगे, यानी कि उसमें आवर्स भी होगा, उसमें मिनट भी होगा, सेकंड्स के लिए लास्ट जो अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बनाई स्ट्रक्चर वाली, उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और बबल सॉर्ट का कोड आप देखिएगा आगे, वैसे मैं पढ़ाऊँगा चल के, लेकिन ये आईसीपी के कोर्स में पढ़ाया गया है तो इसलिए आपको बता नहीं रहा, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आपको बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम मिल जाएगा। आपको उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन डायनेमिक लेंथ पे, यानी यूज़र से पूछना पड़ेगा भाई आप एलिमेंट बताएँ, 10 एलिमेंट पे अप्लाई करना है, 15 पे करना है, 50 पे करना है, 500 पे करना है, ये यूज़र पर है। लेकिन आपका प्रोग्राम इतना स्केलेबल होना चाहिए कि वो किसी भी लेंथ को कैटर कर ले। और पहला तो मैंने बता ही दिया, होम टास्क वही है जो भी आज हमने लैब में किया है, बस थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होगी, ट्विकिंग है, कुछ नहीं है। पहला टास्क हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लैब टास्क के ऊपर दोबारा से थोड़ा सा एम्फेसाइज कर देता हूँ। लैब टास्क में पहले में वही बात है कि डायनेमिक लेंथ है, और आपने करना क्या है, कोई भी एलिमेंट हो, लार्जेस्ट एलिमेंट का एल्गोरिथम अप्लाई करना है, ठीक है। लार्जेस्ट एल्गोरिथम एलिमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी एरे के अंदर, या आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा। इसके अलावा दूसरे में कहने से आपका नाम है, नाम एंटर करना है, तो आपके नाम में से 24 कैरेक्टर हैं, तो आप पहले पूछें कि भाई आपके नेम की लेंथ क्या है, आप उतनी लेंथ की मेमोरी एलोकेट कराएं और फिर सिंपली डिस्प्ले करा दें। यहाँ पे चूँकि नेम है, नेम अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं अल्फ़ाबेटिकल होता है, तो उसमें आप जी कफ़ील, ये बस मैं टास्क एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो वीडियो रिकॉर्डिंग में आएंगे तो उनको समझ में आ जाएगी बात, कुछ भी नहीं नया करा रहा, ठीक है। जस्ट फॉर कि लेटर आप वीडियो देखें तो आपको टास्क समझ में आ जाए। तो इसको दूसरे में सिर्फ आपका जैसे कि मैंने बताया करेक्टर टाइप का बनेगा, लैब टास्क 2 में करेक्टर टाइप की एलोकेशन होगी, और लैब टास्क 3 बिल्कुल सेम एस 1 है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ रिवर्स में प्रिंट कराना है, यानी यूज़र ने अगर एंटर किया 1 2 3 4 5, तो आप जब डिस्प्ले करा रहे होंगे तो 5 4 3 2 1, दैट्स इट, ठीक है। तो ये लैब टास्क हो गए। ये लैब आपकी ड्यू होगी नेक्स्ट संडे, ठीक है। लैब 2 ड्यू आपकी ट्यूसडे यानी कि कल, तो सबमिट करा दीजिए ताकि मैं साथ साथ ग्रेड करके मार सकूँ, ठीक है। तो अगर कोई क्यूरी हो तो जो हमारा फेसबुक का ग्रुप बनाया है कफील ने, मैं भी ज्वाइन कर लूँगा, तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते। तो लेक्चर हमारा यहीं तक था, होपफुली समझ में आ गया होगा, और जिसको ना आए तो वो जो रिकैप या रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे मैंने दिया उसे रीड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।